ओके, सबने ग्रुप में डाउट सेंड कर दिए ना? चलो ग्रुप में चेक कर लेते हो। सर फर्स्ट वाले का फर्स्ट और सेकंड एक्स वाले का पार्ट वन में 3.3 क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 4। BA1 में बस इतने से डाउट है क्या? शुभम ने भेजे हैं बस BA1 में, मतलब होमवर्क नहीं किया। DB1 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। सुनिधि कौन से पार्ट के क्वेश्चन? सुनिधि कौन से पार्ट के? क्या कौन सा सर? एक्सरसाइज 3 पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट 5। अच्छा पार्ट 5 है। पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 7। पार्ट 3 का है क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 5 का है क्वेश्चन नंबर 9। सर वो पार्ट 4 में 4 नहीं है, पार्ट 5 में 4 डाउट है। पार्ट 4 में 4 थे या पार्ट कौन से में? पार्ट 5 में 4 डाउट है सर, गलती से डाल दिया है। ओके ठीक है। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके BA1 में और तो कोई डाउट नहीं आया? ठीक है चलो देखते हैं कि 1 बाय 1। ये स्क्रीन ब्लर आ रहा है। ब्लर सबको आ रहा है क्या? नो सर, क्लियर है। नो सर, क्लियर है सर। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो सर कवर अप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जयेश तुम बोल रहे हो? हाँ सर, अभी मैंने ज्वाइन किया है। ये तुम्हारा फर्स्ट क्लास है? हाँ सर। जयेश सबसे पहले तुम क्लास के बाद मुझे मैसेज करना। अगर तुम्हें कुछ बात भी करनी है तो फोन लगा सकते हो मुझे, ठीक है? और मैसेज करोगे तो उस नंबर पे मैं तुम्हें ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। शायद मैंने तुम्हें ज्वाइन कर दिया है। हाँ सर, कर दिया है वो ग्रुप में ज्वाइन। ओके, और उस ग्रुप में ना लिंक, हमने अभी तक जितने भी क्लासेस लिए उनकी रिकॉर्डिंग्स भी बनाई है हमने, ठीक है? ओके सर। जो अभी जैसे लेक्चर है ये भी रिकॉर्ड होगा अभी, सो जैसे ही क्लास होगी मैं क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है? सो मैथमेटिकल टूल्स जो चैप्टर, जो भी आज नए बच्चे आए सुन लो, और भी कुछ नए बच्चे आए होंगे। मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर हो गया, उसके डिस्कशन चल रहे हैं, जैसे आज डिस्कशन होगा थोड़ा सा, फिर अगेन अभी जाना मत, ये डिस्कशन तो जल्दी खत्म हो जाएगा। रेक्टिव सर लैग हो रहा है, ठीक है? हाँ सर। तो मैथमेटिकल टूल्स का डिस्कशन चल रहा है, वो चैप्टर पूरा हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, YouTube पर अपलोड किया हुआ है, ठीक है? सो आपको लिंक भेज देंगे, उसमें से देख के आप पढ़ लो। और रेक्टिलिनियर मोशन के जितने भी लेक्चर हुए वो सभी मतलब पूरा अपलोड किया हुआ है, ठीक है? सो मुझे मैसेज करना एक बार और मैसेज बोल देना मुझे लिंक भेज दो, तो मैं लिंक तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा, और ग्रुप में भी है वैसे, ठीक है? समझ में आया सबको? और भी कोई है क्या जिसकी फर्स्ट क्लास है आज? बोरीवली सेंटर से है क्या कोई फर्स्ट क्लास? ओके चलो ठीक है, सो ये डिस्कशन करते हैं। लिंक के लिए मुझे किसने मैसेज किया है? जयेश तुमने किया है क्या? नहीं सर, मैंने नहीं किया। लिंक ये जो है जिसके स्टूडेंट ने लिंक के लिए मैसेज किया है वो लिंक उस ग्रुप में भेजी हुई है ना? चलो इसमें भी भेज देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है सुनील? यार पहले में से करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। कौन से पार्ट का क्वेश्चन है? सर आपने जो स्क्रीनशॉट सेंड किया है ना सर, वो क्लियर दिख रहा नहीं है, तो सर मैंने भेजा है ग्रुप पर वो क्वेश्चन नंबर 7। ये मैंने होमवर्क में नहीं दिया है, तो इसको अभी जो मैंने होमवर्क दिया उसमें से पूछो। उसमें से कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, जो सबको होमवर्क दिया उसमें से पूछो पहले क्लास में। ओके, सो पार्ट 1। और मैं ये भी पूछ रहा था, मैंने पूरी सेम फाइल अपलोड की, देखो जूम करके कितना क्लीन दिख रहा है। किसी ने बोला था क्लियर नहीं दिख रहा है, सबको नहीं दिख रहा है कि क्लियर है? नहीं एकदम क्लियर है सर। एकदम क्लियर है clear सर, वो बाद में हो क्या क्लियर? सर मुझे भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? पूरा जूम करके ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इधर, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। ये पूरा सर जूम होना करके पहले दूसरे फाइल में ओपन हो रहा था, इसलिए वो क्लियर नहीं दिख। सर आपका आवाज बहुत अटक रहा है। ठीक है, चलो पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3.3 कौन सा है? पार्ट 1 में तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है यार, कौन सा डाउट पूछा है तुमने? पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं है। ये कौन सा जी डाउट है सर। पार्ट? हाँ तो आपका आवाज बहुत अटक रहा है। क्या? आपका आवाज बहुत अटक रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट 1 में कोई डाउट ही नहीं है। सर ब्लर दिख रहा है। सर पार्ट आवाज सर ब्लर भी नहीं है। क्या? आवाज क्लियर आ रहा है मुझे और ब्लर भी नहीं है, स्क्रीन भी क्लियर है। सर स्क्रीन क्लियर है बट आवाज मेरे इधर बहुत अटक रहा है। वो तुम्हारे नेट की प्रॉब्लम है यार, बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेना। नेट की प्रॉब्लम है वो, मैंने यहाँ पे मेरे में चेक किया, पूरा साफ दिख रहा है एकदम। बार बार डिस्टर्ब मत करो, वो नेट की प्रॉब्लम है, कुछ कर नहीं सकते उसका। ठीक है, मैं जो अपलोड करूंगा उसमें पूरा क्लीन दिखेगा। वो तुम्हारे पर्सनल नेट की प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें पूरा क्लीन दिखेगा। ठीक है, सब पार्ट 2 में ये कोई डाउट ही नहीं है। पार्ट 1 में तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, कैसे डाउट भेजते हो यार? पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 2 में कंप्रेंशन। ठीक है, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है x is equal to t cube minus 3t square plus 12t plus 20 where x is in meter and t is in। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा है आपसे, तो पार्टिकल x में टाइम के साथ पार्टिकल की x की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। अभी हमने रेक्टेंगुलर मोशन में पढ़ा है ना, वेलोसिटी क्या होता है? x का टाइम dx by dt। dx by dt, तो वेलोसिटी हो जाएगा dx by dt, तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर minus 6t plus 12 is equal to 0। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है? dr by dt। t equal to 0 पर, तो इसमें t equal to 0 पुट कर दो, v12 आ जाएगा। इसमें t equal to 0 पुट कर दो, v12 आ जाएगा। फिर क्या पूछा? इनिशियल एक्सेलरेशन। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, हमने पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन होता है dv by dt। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं सर, नहीं dv सर। by इसको डिफरेंशिएट करो, 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 6t माइनस 6t का होगा 6। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 पर, एक्सेलरेशन इसमें t इक्वल टू 0 पुट करो, -6 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 3, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन कब 0 होगा? एक्सेलरेशन आया, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 3। एक्सेलरेशन कितना है? 6t माइनस 6, ये 0 कब होगा? इक्वल टू 0 कर दो, तो 6t is equal to 6 हो जाएगा, तो t equal to 1 हो जाएगा। 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन 0 है। 8t equal to 1 पर, इसमें t equal to 1 पुट करो, एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 हो। समझ में आया? सो एक्सेलरेशन 0, t equal to 1 पर है, तो t और वेलोसिटी का फंक्शन ये है, तो t equal to 1 पर वेलोसिटी बताना है। तो
तो इसमें 1 पुट कर दो, तो 3t स्क्वायर मतलब 3 - 6 + 12, तो कितना आएगा 9 मीटर पर सेकंड। 9 समझ में आया? आगे समझ में? हाँ सर। ओके, देन पार्ट 2 का क्वेश्चन 1 हो गया, पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया ना? ये दोनों मैंने बता दी ना, तो मैं जिसके भी डाउट थे। देन पार्ट 4, अच्छा पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? If three vectors a, b and c satisfy the relation a dot b equal to 0, a dot c equal to 0, then the a vector is parallel to b cross c. देखो तीन वेक्टर है, इस प्लेन में बना रहा हूं। देखो a dot b equal to 0, a dot b equal to 0, ये कब होगा? हमें पता है a dot b होता है a b cos थीटा, ये इक्वल टू 0। ऐसा कब होगा? जब cos थीटा 0 हो जाए, मतलब जब थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो a डॉट b 0 हो जाएगा। तो जब a डॉट b 0 मतलब थीटा 90 डिग्री मींस a इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। a डॉट b का 0 होने का मतलब क्या है? a इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, a b वेक्टर के परपेंडिकुलर है। a डॉट c भी 0 है, a डॉट c भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? a इज आल्सो परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, तो a b के भी परपेंडिकुलर है और a c के भी परपेंडिकुलर है, मतलब a दोनों के परपेंडिकुलर है। a क्या हुआ? दोनों के परपेंडिकुलर हुआ, मतलब मान लो इस a इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, a वेक्टर ये है, तो b वेक्टर और c वेक्टर इसी प्लेन में होंगे ना, तभी तो a वेक्टर परपेंडिकुलर होगा दोनों के। यस सर। तो मान लेते हैं b वेक्टर ये है और c वेक्टर ये है। समझ में आया क्या? अब ये क्या बोल रहा है? Then the A is parallel to B cross C। अब मुझे बताओ ये B और ये C है, तो B cross C किधर आएगा? B cross C ऊपर आएगा ना, B cross C किधर आएगा? ऊपर। बट हमने जो बनाया उसके हिसाब से तो पैरेलल आ रहा है, बट ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी है क्या? नो सर। A वेक्टर नीचे भी तो हो सकता है, एंटी पैरेलल भी तो हो सकता है। हमने बोला A B के परपेंडिकुलर, A C के परपेंडिकुलर, तो देखो B के भी परपेंडिकुलर है, C के भी परपेंडिकुलर है, तो जरूरी तो ना B क्रॉस C के पैरेलल हो, एंटी पैरेलल भी तो हो सकता है। B क्रॉस C कौन सा वेक्टर है? जो B और C के दोनों के परपेंडिकुलर तो होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि A भी B और C के परपेंडिकुलर है, B क्रॉस C भी B और C के परपेंडिकुलर है, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। एंटी पैरेलल भी तो हो सकते हैं। समझ में आया? यस सर। तो ये ऑप्शन गलत है। अगर लिखा होता इस की जगह लिखा होता में पैरेलल, में वाला ऑप्शन होता, तो हाँ पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है, तो सही होता। बट उसने लिखा कि पक्का पैरेलल ही होगा, वो और कुछ नहीं है, तो गलत है। एंटी पैरेलल भी तो हो सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ये डायग्राम बनाओ, ये बना लो, इसका सॉल्यूशन लिख लो। देख लिया? यस सर। देन स्टेटमेंट 2 क्या है? A परपेंडिकुलर टू B
हाँ तो ए परपेंडिकुलर बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए इज परपेंडिकुलर टू सी, ए सी के भी परपेंडिकुलर है, एंड बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू 0। बी क्रॉस सी अगर 0 नहीं है तो ए इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म्ड बाय बी एंड सी। तो ये तो सही है, ए जो बी और सी का जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर ही है ना ए, हमने बताया ना। ए बी के भी परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर है, तो जो बी और सी से मिलके जो प्लेन बन रहा है ये वाला प्लेन उसके परपेंडिकुलर ही है ना, तो ये तो सही ऑप्शन है। समझ में आया? तो कौन सा आंसर आएगा इसका? डी आएगा, ठीक है। यस ओके, देन पार्ट 4 में कोई डाउट नहीं। पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 4, the magnitude of the area of parallelogram formed by the adjacent sides। a vector given है 3i plus 2j, b vector given है 2i Sir, minus k। हाँ बोलो सर ये कल मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा था, देखो एक फोटो, वही वाला क्वेश्चन है तो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ ना, वहाँ देखने से अच्छा, ठीक है। सर। सबको उसका दिखेगा, आंसर कुछ अलग ही आता है। जो भी आएगा देख लो अभी तक। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया क्या बताया था मैंने? पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, ये होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब a क्रॉस b निकालो, तो पहले तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं? a क्रॉस b निकालते हैं ऐसे लिख के i j k, ठीक है। तो i तो a वेक्टर लिखो, तो 3 i के कितना है इसका 3, j के कितना है 2 और k के कितना है 0, है ना। अब b वेक्टर लिखो, i के कितना है 2, j के कितना है -4 और k के कितना है 0, सॉरी उल्टा लिख दिया, j के इसमें है ही और k के पे -4। समझ में आया? अब इसको सोल्व करना है, तो पहले i के को लिखो, तो i के को लिखेंगे तो ऐसे इसको बताया था ना मैंने हाइड करना, तो 2 -4 कितना आएगा? -8 और ये आएगा -0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये करना आता है कि नहीं आता सबको? आता है सर। तो ये आएगा -8i के, फिर j के लिए मैंने बताया था माइनस लगा लो फॉर्मूले में, और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये और ये हाइड करो, तो 3 -4 -12 और 2 0 0 होगा, तो ये आएगा -12, ठीक है। प्लस k के में ये दोनों लाइन हाइड कर दो, तो 3 0 0 -2 2 4, तो -4। ये समझ में आया क्या? तो वेक्टर फॉर्म में क्या आंसर है? -8i प्लस 12j -4k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि एरिया होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। आपने तो अभी a क्रॉस b निकाला, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ये 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16। समझ में आया? तो कितना आएगा आंसर? 144 प्लस 16 160, 160 प्लस 64 224 244, 224, अंडर रूट में 224, ये आंसर है। ये आया था क्या? सर उधर 16 यूनिट्स लिखा है, आंसर यही है मेरा। तो यही आंसर है, वो गलत है। बुक में इतना लिखा है। क्या? बुक में 16 यूनिट्स लिखा है। नहीं, यही आंसर है। हेलो ये सर। हाँ बोलो। सर मुझे पार्ट 5 में सेकंड वाले सम में डाउट है। पार्ट 5 में सेकंड तुम्हारा भी है ना? हाँ मेरा यही आया था सर। यही आंसर है, इसमें एक क्वेश्चन में गलत था, वो ये क्वेश्चन हटा दो। हाँ सर। सर एक मिनट।
सेकंड वाला अच्छा क्वेश्चन है, बता दो। हटा दो। यस सर। हाँ सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। क्वेश्चन में क्या दिया है कि a वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है सब, 3ik plus 4jk and b vector is 7ik plus 24jk। आपसे पूछा है जैसा वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, मान लो वेक्टर है c वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड इज पैरेलल टू a वेक्टर, और ये जो c वेक्टर ये a वेक्टर के पैरेलल है। तो कोई भी वेक्टर जब दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, जैसे मान लो ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ b वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना। यस सर। a वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ b वेक्टर, बताया था ना मैंने। जब भी हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन वही रहती है, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। याद है? और अगर एंटी पैरेलल हो, जैसे ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स ऑफ b वेक्टर। समझ में आया तक? यस सर। तो c वेक्टर जो है वो a वेक्टर के पैरेलल है और उसका मैग्नीट्यूड b के इक्वल है। तो पहले तो जो गिवन है वो लिख देता हूं, इसका मैग्नीट्यूड b के इक्वल है, और ये जो वेक्टर है ये a वेक्टर के पैरेलल है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं k टाइम्स ऑफ a वेक्टर। c वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, k टाइम्स ऑफ a वेक्टर। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अब देखो, अब c का मैग्नीट्यूड क्या है, ये देखो c का मैग्नीट्यूड क्या है, जो b का मैग्नीट्यूड वो है, तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। 576 प्लस 49 करोगे तो 625 आएगा। 625 का अंडर रूट कितना होगा, 25 बराबर सर। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया 25, तो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा 25, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है। अब c वेक्टर इज k टाइम्स ऑफ a वेक्टर है, तो c वेक्टर को मैं k टाइम्स ऑफ ऐसे लिख सकता हूं, a वेक्टर कितना है 3ik plus 4jk, तो c वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 3kik plus 4kjk, k को मल्टीप्लाई करता हूं, यस है ना? सर। अब इस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर, ये होगा ना। ऐसे लिख देना, ये i Yes, का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब c वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ऑलरेडी पता है 25 इज इक्वल टू 3k का मतलब 9k स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर, तो 9k प्लस 16k कितना हो गया, 25k स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू इसका अंडर रूट होगा 5k, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 5, ये k की वैल्यू यहां पुट कर दो, यहां पर, या फिर ये c वेक्टर ही है ना, यहां पुट कर दो, तो 3 into 5 कितना होगा 15ik प्लस 4 into 5, k की वैल्यू 5 पुट करो तो प्लस कितना होगा 20jk, ये आंसर आ गया। इससे ये पता लग गया कि c जो है वो 5 टाइम्स है a वेक्टर के, कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। मैंने जब आपको बताया था ना, जब कोई एक वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर के किसी भी
मल्टीपल टाइम्स होता है तो डायरेक्शन दोनों की सेम होती है, तो डायरेक्शन दोनों की सेम होती है, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होता है। मान लो ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर उसका डबल, तो वो भी इसी तरफ होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, डबल हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। सो ये अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो। हेलो सर। अब बोलो। पार्ट 4 के 5th वाले सम आप वो ट्रू और फॉल्स आप एक्सप्लेन कीजिए ना, कि वो लास्ट वाला ट्रू क्यों है। हाँ करता हूँ। हेलो सर। हाँ सर मैंने ए वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट की और फिर वो 25 जो मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 25 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? 25 तो इस पूरे का मैग्नीट्यूड है। आप तो a के में 20, k की वैल्यू 25 छोड़ना है, c का पूरा मैग्नीट्यूड ही 25 है, तो आप उसको a वेक्टर से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा ना। सर ए वेक्टर के डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या? हाँ ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड तो पता लग गया आपको, और इसकी जो डायरेक्शन है वो a वेक्टर की डायरेक्शन है, तो a का यूनिट वेक्टर निकाल लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे भी ये आंसर आएगा। ये आएगा ना आंसर? यस सर। a का यूनिट वेक्टर निकाल लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब a का डायरेक्शन निकाल दो, यूनिट वेक्टर मींस a की डायरेक्शन, उससे मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाएगा तो वेक्टर बन जाएगा। ट्रू और फॉल्स में कौन सा डाउट है? 5th वाला। Fifth, if the vector product of two non-zero vector vanishes, the vector are collinear. Vector product क्या होता है? ये हटा दो, a क्रॉस b, vanishes का मतलब जीरो हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, a क्रॉस b अगर जीरो है तो वो दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे, तो a क्रॉस b जीरो है तो मतलब इनका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ab sin थीटा, वो जीरो, तो इसका मतलब sin थीटा इज जीरो, तो इसका मतलब थीटा इज 0 डिग्री। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होते हैं तो उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, तो सही है। समझ में आया? यस सर। दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तभी तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 होगा, कोलिनियर मतलब पैरेलल होंगे, ठीक है। हाँ सर समझा। ओके, देन पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। if a is perpendicular to b then a dot b कब 0 होता है, जब a b के परपेंडिकुलर होगा तभी 0 होगा ना। जब थीटा 90 डिग्री हो तो a dot b 0 हो जाता है ना, a b cos थीटा cos 90 0 हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा इसका, परपेंडिकुलर। डाउट है क्या इसमें भी? a dot b 0 है, इसका मतलब a b cos थीटा 0 होगा, इसका मतलब cos थीटा इज 0 होगा, ये 0 में चले जाएंगे तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, मींस a इज परपेंडिकुलर टू b या फिर b इज परपेंडिकुलर टू a। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, if a plus b plus c equal to 0 then a dot b cross c,
डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू कितना होगा ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीनों जीरो है, इन तीनों का सम जीरो है, मतलब ये एक ही प्लेन में होंगे तभी जीरो होगा ना। जैसे मान लो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, जब ये सी वेक्टर इसके यहाँ एंड होगा तो ये तीनों का सम आप करोगे तो जीरो आएगा। यहाँ से शुरू हुए यहाँ से चलते 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 यही आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. अब a वेक्टर इस वाले प्लेन में हमें निकालना है a डॉट b क्रॉस c। a वेक्टर इस बोर्ड, ये तीनों कौन से प्लेन में? इस बोर्ड वाले प्लेन में, ठीक है। b क्रॉस c कौन से प्लेन में होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो उस तरफ या इस तरफ, निकाल के देख सकते हो। b क्रॉस c इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इधर मान लो इधर होगा। तो अब ये वाला एक वेक्टर है b क्रॉस c, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये वाला एक वेक्टर है a, वो ये। तो a वेक्टर और एक ये b क्रॉस c ये वाला वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना आया? 90 90 तो डिग्री। जब भी एंगल 90 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा ना। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। आगे समझ में जीरो क्यों आया? एक तो वेक्टर है a वेक्टर और एक है b क्रॉस c। b क्रॉस c कौन से प्लेन में होगा? उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें b और c दोनों हैं। तो b और c इसी प्लेन में और इसी प्लेन में a भी है, तो a के परपेंडिकुलर आएगा ना b क्रॉस c। तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री जब भी होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो। थोड़ा सा इमेजिन कर, हुआ कि नहीं हुआ? आगे समझ में? Yes, sir. लिख लो। हटा दो, लास्ट लेक्चर रिवाइज करके आए ना, नोट्स रिवाइज रिवीजन करके आए ना। चलो उसके आगे शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलेरेशन शुरू किया सर था। हाँ सर, मैथमेटिकल टूल्स मतलब वेक्टर तक से आएगा ना एग्जाम में? हाँ, पूरा चैप्टर आएगा। हाँ पूरा चैप्टर आएगा, वेक्टर तक पूरा आएगा, ठीक है। मैं आपको डीपीपी भी होमवर्क दूंगा क्लास के बाद। तो रेक्टिलिनियर मोशन का कुछ आएगा नहीं ना? नहीं, इसका नहीं आएगा। अगर आया तो ये जो वेक्टर से रिलेटेड है वही आएंगे, जैसे एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, जो मैथमेटिकल टूल्स में भी, जैसे एक्सरसाइज 3 में देखा था ना आपने क्वेश्चन। हाँ सर। कि x गिवन था तो वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, वो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आएंगे अगर आए तो। ओके, ठीक है। कि सर ने अभी अभी पोर्शन भेजा टेस्ट। हाँ, वही मैथमेटिकल टूल्स तक ही आ रहा है, बट वो डिफरेंशिएशन में पूछा जा सकता है कि x गिवन है तो वेलोसिटी तो डिफरेंशिएट कर दो dx/dt, v गिवन है तो एक्सेलरेशन तो डिफरेंशिएट कर दो dv/dt। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया रेक्टिलिनियर मोशन में? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। मैं एक बार फॉर्मूले लिख देता हूं यहाँ पे। डिस्टेंस के कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे हमने? डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड होती है, ठीक है। तो एक सर्कल में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने डिस्टेंस निकालने का, n इक्वल टू r थीटा, ये पढ़ा था यस सर। डिस्टेंस निकालने का। एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा था डिस्टेंस निकालने का, जो स्पीड के बाद हमने पढ़ा था? s इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन v dt अपॉन t2 माइनस t1। ये फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस का। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ये सब याद है? यस सर। फिर यस सर। डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था हमने, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था,
s वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, फ्रॉम t1 टू t2 अपॉन t2 माइनस t1। ये पढ़ा था एक फॉर्मूला, याद आ गया? मींस इसको तो बोलते हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? ये वेलोसिटी, इस ये एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है? समझ में आया? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? और कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे? स्पीड के पढ़े थे, वेलोसिटी के पढ़े थे। स्पीड पे कौन कौन से पढ़े थे? एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है? देन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद फिर एक्सेलरेशन शुरू किया था। तो एक्सेलरेशन में हमने एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा था, उसका फॉर्मूला क्या था? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t, ये था। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? dv by dt, ये था ना। तो इसमें एक्सपेक्टेशन किया था हमने, v इज इक्वल टू, मान लो है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा फाइंड a at t इक्वल टू 2, तो निकाल सकते हो क्या? यस सर। डिफरेंशिएट करो और उसमें t के वैल्यू पुट कर दो। अब मान लो v ऐसे गिवन है, ऐसे क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपसे पूछा फाइंड a at x इक्वल टू 2, अब निकाल सकते हैं? यस सर। हाँ, यस सर। कैसे निकालेंगे? सर पहले हम लोग डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करके x पहले equal to डिफरेंस 2 put x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? v से 2x फंक्शन प्लस आएगा dv by dx, बट एक्सेलरेशन तो dv by dt होता है। सर हाँ, a is equal to dv by dt को अगर हम लोग dx by dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को फॉर्मूला मिलेगा v into dv by dx। यस, वेरी गुड, तब आ जाएगा आंसर। तो यही हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन है, तो अभी मैंने बताया नहीं इसका फॉर्मूला, अब मैं बताता हूँ। जब भी देखो, अगर ये क्वेश्चन होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, v इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो इसका एक्सप्रेशन तो हम निकाल लेंगे dv by dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv by dt आ जाएगा 2t प्लस 2, बट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv by dx आएगा 2x प्लस 2। तो dv by dx थोड़ा ना एक्सेलरेशन होता है, dv by dt एक्सेलरेशन होता है। तो अब इसको इससे कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे वो हमें सीखना है। हमें क्या सीखना है कि इफ v इज ए फंक्शन ऑफ x, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। हम ये तो सीख चुके हैं कि v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं वो तो इजी, एकदम इजी है। समझ में आया? अब हम क्या सीखेंगे, इफ v इज ए फंक्शन ऑफ x, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। x मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? सो इसी के आगे हमने इस वाले मेथड से तो दो क्वेश्चन कर लिए किए थे ना, लास्ट के दो क्वेश्चन इसी मेथड पे तो किए थे। यस सर। यस सर। अच्छा अब देखो, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहां तक का पूरा याद होना चाहिए आपको, तभी आगे मजा आएंगे। कि if velocity of particle is function of displacement, पहले तो टाइम का फंक्शन था तो वो इजी आ जाता है। अब फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, मतलब मान लो v इज ए फंक्शन ऑफ x, x लिखो या s लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, v इज ए फंक्शन ऑफ x। तो हमें तो क्या पता है कि अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dv by dx मिलेगा। बट dv by dx एक्सेलरेशन नहीं होता है। dv by dx एक्सेलरेशन होता है क्या? एक्सेलरेशन होता है dv by dt। तो हमें तो पता है एक्सेलरेशन इज dv by dt, ये होता है एक्सेलरेशन। अब मैं अगर तुमसे पूछूं, मैंने इसमें dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या मेरा?
या तुम्हारा dx से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो कुछ चेंज हो जाएगा क्या इस फंक्शन में? नो सर। नहीं होगा। हमें क्या पता है एक्सेलरेशन होता है dv by dt, ये हमें पता है पहले से। इसमें अगर मैं dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो कैंसिल हो जाएगा, वही बचा dv by dt, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखो इस dt को मैं इधर और dx को इधर लिख दूं तो भी कुछ चेंज हो जाएगा क्या? नो सर। dx को इधर और dt को इधर, अभी भी dx से dx कैंसिल हो सकता है। अब मुझे बताओ dx by dt क्या होता है? v। v। What is dx by dt? Rate of change of displacement v। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला v dv by dx, ठीक है? या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मान लो मैं आपको बोलता v इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम s भी तो बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करता, a is equal to dv by dt होता है ना, तो ds से मल्टीप्लाई करता और ds से डिवाइड करता, किससे करता? ds से। तो ds को इधर लिखता तो क्या बनता है dv by ds into ds by dt, dt को इधर लिया है, मैं ds को उधर ले गया, तो ds by dt क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी तो होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v dv by ds। तो दोनों एक ही चीज है, x लिखो या s लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से एक ही लिखना, एक ही लिखना दोनों में से। कभी बुक में आपको ये मिल जाएगा, कभी बुक में मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीज है। लिखो तो हम जब भी v से फंक्शन ऑफ x होगा तो अब dv by dx निकलेगा, उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। v की वैल्यू पुट कर दो और dv by dx की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लिख लिया क्या? नो सर। यस सर। हटा दो। वेट सर वेट। नो सर। डन। सर वेट। एक ही लिखना था बस, ये रहने दो, हटा दो। डन सर। हाँ सर। मिटा दो। If velocity of a particle is given as v is equal to alpha root x, find acceleration. If velocity of particle is given as v is equal to alpha, बताओ v किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा, देखो एक हमेशा फॉर्मूले आपको एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है dv by dt और एक होता है v dv by dx। ये कब यूज करते हैं v dv by dt? जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो, बट यहाँ पे टाइम का फंक्शन है क्या? नो। फंक्शन का मतलब पता है सबको, यहाँ पे वेलोसिटी x के हिसाब से चेंज हो रहा है, पार्टी x मतलब पार्टिकल की पोजीशन। जैसे मैं पूछूं आपसे x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना है? 0। x इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी कितना है? 2 अल्फा। x इक्वल टू 9 पर वेलोसिटी कितना है? 3 अल्फा। मतलब x के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पार्टिकल x में चलते जा रहा है, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। समझ में आया क्या? और वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब इसमें पार्टिकल में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कब 0 होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, बट वेलोसिटी तो x पर डिपेंड कर रही है। समझ में आया?
यस सर। यस सर। सो जब जब वेलोसिटी x पर डिपेंड करती है मतलब डिस्प्लेसमेंट पर, तो एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं d dv by dx, और जब टाइम पर डिपेंड करती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब निकालो आंसर। अल्फा बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या? अल्फा बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, वन बाई टू अल्फा स्क्वायर। देखो इधर इसको सोल्व करते हैं। देखो हमने क्या किया, मैंने v अल्फा रूट x, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv by dx। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि v x का फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dv by dx मिल जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, dv v इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dv by dx। अल्फा कांस्टेंट है, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय 1/2 रूट x। हाँ, फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम्हें, तभी मजा आएगा। 1/2 रूट x, तो dv by dx कितना आ गया? अल्फा अपॉन 2 रूट x, अल्फा अपॉन 2 रूट x। तो यहां से एक्सेलरेशन में v की वैल्यू पुट कर दो। v कितना था? v था अल्फा रूट x इनटू dv by dx कितना आया? ये आया अल्फा अपॉन 2 रूट x। तो रूट x से रूट x कैंसिल, तो a कितना आया? अल्फा स्क्वायर बाय 2। ये आंसर है। आगे समझ में? यस सर। अब देखो इससे अच्छा मेथड एक और बताता हूं। ऐसे तो कर ही लिया होगा सबने, समझ में भी आ गया होगा। यस सर। यस सर। अब देखो, अभी लिखना मत इधर, देखो सब, एक और मेथड बताता हूं। जब भी vx का फंक्शन हो, जब भी vx का फंक्शन हो तो उसको स्क्वायर कर दो, पहले स्क्वायर कर दो। ये मत देखो यहाँ पे रूट है या नहीं है, रूट ना हो तो भी स्क्वायर कर दो। तो इसको मैं स्क्वायर करूंगा, v अल्फा रूट x, इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अल्फा स्क्वायर x। ये होगा ना? यस सर। यस सर। ऐसा इसलिए मत सोचना कि यहाँ पे रूट है इसलिए मैंने स्क्वायर किया, हमेशा कर दो, ठीक है? जब भी vx का फंक्शन है उसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया। अब डिफरेंशिएट करो दोनों को, तो v का होता है dv by dx, तो v स्क्वायर का क्या होगा? 2v dv by dx, पता है ना? यस सर। तो v स्क्वायर का होगा 2v dv by dx इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, x का हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा? 1। अब देखो ये v dv by dx क्या होता है? एक्सीलरेशन। ये एक्सेलरेशन ही तो है, तो इसकी जगह a लिख दो, तो a आ गया ना, कितना जल्दी आ गया? अल्फा स्क्वायर बाय 2। तो ऐसे जल्दी आएगा आंसर, क्योंकि स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करोगे तो a की इक्वेशन में सोल्व हो जाएगा, इसी में एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको। क्योंकि v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2v dv by dx, और v dv by dx होता है a, तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो 2a आ जाएगा, तो a डायरेक्ट मिल गया ना। समझ में आया? मैं जहां पर भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है वहां पे आपको बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? डन सर। वेट सर।
डन सर। हटा दो। नहीं सर, रुको। एक मिनट रुको सर। डन सर। If velocity of particle is given as v is equal to alpha x square plus alpha x velocity नहीं given, displacement given या फिर position given, is position of a particle x कितने चल रहा है x में, x is equal to alpha t square plus beta t। क्वेश्चन क्या है देखो, if t equal to alpha x square plus beta x, ये गिवन, t is time, x is x coordinate मतलब position in x, alpha beta are constant, then prove a equal to, a is acceleration is equal to minus 2 alpha v cube, ये हमें प्रूव करना है, ट्राई करो वरना मैं बता दूं। v is velocity, t is time, a is acceleration, alpha and beta are constant, alpha comma beta are constant। होगा हो गया। चलो देखो हमें एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी पता होना चाहिए, तभी तो एक्सेलेरेशन निकलेगा। वेलोसिटी क्या होता है, अब यहाँ पे t और x दोनों का फंक्शन है, तो वेलोसिटी होता है dx/dt। वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt होता है ना, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है dx/dt। तो अगर t x का फंक्शन है
या x t का फंक्शन है, तो यहाँ पर मैं t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ, तो इधर क्या आएगा, इधर क्या बनेगा dt by dx। dt by आप dx। सोच रहे हो कि मैं x को अलग कर लेता हूँ, अच्छा यहाँ पे बीटा x ही है, ये x स्क्वायर नहीं है, बीटा x ही है, वरना प्रूफ नहीं होगा, क्वेश्चन में ये है, ठीक है, अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x। अगर आप सोच रहे हो कि x को अलग निकाल के फिर मैं डिफरेंशिएट करूं फिर वेलोसिटी निकालूं, तो ऐसे नहीं होगा, यहीं से डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, dt by dx इज इक्वल टू, ये होगा ना t का x, t इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt by dx। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। हाँ सर। यस सर। हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा 2 अल्फा x प्लस इसका क्या होगा बीटा, बीटा है ना। अब ये इसको उल्टा कर देंगे तो dx by dt बन जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, ये होगा, ये होगा ना। अब dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, तो वेलोसिटी क्या हो गया 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1, ये आ गया, वेलोसिटी क्या आ गया 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1। अब एक्सीलरेशन कब निकलता है, जब वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी के भी दो फॉर्मूले देखो, एक तो जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो तो एक्सीलरेशन होता है dv by dt, और एक वेलोसिटी जब x का फंक्शन तो एक्सीलरेशन होता है dv by dx। तो यहाँ पे किसका फंक्शन है वेलोसिटी बताओ, x का फंक्शन x। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम एक्सीलरेशन का, v dv by dx, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और मैंने जब भी बोला जब भी vx का फंक्शन है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, उससे जल्दी आता है आंसर। चाहो तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, dv by dx की वैल्यू यहां पुट करो, v की वैल्यू यहां पुट करो, फिर a आ जाएगा, बट उससे अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इस तरफ स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा v स्क्वायर, इस तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -2 बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। यस सर। यस सर। अब डिफरेंशिएट करो तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2v dv by dx, इधर डिफरेंशिएशन के लिए क्या लगेगा चेन रूल, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लगेगा चेन रूल, बताओ पहले क्या सोल्व होगा, 2 अल्फा x -2 का पहले पावर पावर -2 into 2 तो -2 आगे आ जाएगा, -2 into -2 आगे आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -3, ये बचेगा ना। हाँ और फिर अब अंदर का होगा डिफरेंशिएशन, तो बीटा का तो 0 होगा, 2 अल्फा x का डिफरेंशिएशन होगा 2 अल्फा, 2 अल्फा। होगा क्या होगा, समझ में आया। यस सर। यस सर। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बचा, ये a ही तो है, तो a कितना बचा -2 अल्फा into 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -3। अब देखो हमें पता है कि ये 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1 v है, तो 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -3 क्या होगा v क्यूब होगा ना, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो इधर पावर -3 हो जाएगी, उधर v क्यूब बन जाएगा, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं v क्यूब। v क्यूब, तो आ गया ना आंसर a is equal to -2 अल्फा v क्यूब। आया समझ में, आगे समझ में। यस सर। ये एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सर हाँ सर थर्ड लास्ट लाइन वो एक्सप्लेन करो ना जरा, 2 अल्फा कैसे, ये वाली देखो, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे बीटा की पावर -2, तो पहले तो ये -2 पावर सोल्व होगी, तो x की पावर n का होता है n x टू द पावर -1, तो n आगे आ जाएगा, तो ये -2 आगे आ गया, ये पूरा फंक्शन हो गया पावर -3 हो जाएगी। यस सर 2 -2 है ना। अब फिर इस अंदर वाले का चेन रूल में यही होता है, लाइन से डिफरेंशिएशन करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, तो इसका हो गया, ये सोल्व हो गया, अब इसका होगा,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 अल्फा x का होगा 2 अल्फा और बीटा का होगा 0। यस सर, याद आ गया। यस ठीक है, यस सर। इसलिए प्रैक्टिस जितनी मैं होमवर्क दे रहा हूँ सब अगर टाइम पे नहीं सोल्व कर रहे हो तो आगे प्रैक्टिस की कमी लगेगी तुमको, फिर तुम बाद में सोल्व करोगे कि मैंने डिफरेंशिएशन कम सोल्व किया। अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यस सो एक्सेलेरेशन के लिए हमने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं अभी किए, अभी और करेंगे। देखो लिख लें यहाँ तक। डन सर। डन सर। अब लिखो टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन। So there are total 2 types of acceleration. One is uniform acceleration and one is non-uniform acceleration. कितने टाइप्स के acceleration होते हैं? 2 टाइप्स के, uniform acceleration and non-uniform acceleration. Acceleration समझ में आ गया सबको? What is acceleration? Yes, sir. Whenever Yes, there is a change in velocity, whenever particle moves with non-uniform velocity, there is some acceleration in the motion of particle. जब भी particle non-uniform velocity से चलता है, मींस जब भी वेलोसिटी किसी भी चीज का फंक्शन हो, किसी चीज पर डिपेंड कर रही हो, मतलब किसी चीज के साथ साथ चेंज हो रही हो वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं उसके सारे मेथड मैंने बताया। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना, इंस्टेंटेनियस निकालना। इंस्टेंटेनियस के भी 2 फॉर्मूले, dv/dt और vdv/dx। यहां तक पूरा याद है सबको? नो, यस और नो, कुछ भी बोलो तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, Yes, sir. यहाँ तक याद है मतलब। अब देखो, अब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो 2 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म। एक और हम बोल सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो तो आपको पता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम देन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। वो सब लिखने की जरूरत नहीं, वो आपको पता है ना। यस सर। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, या फिर डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, वो सब तो पता ही है। ठीक है, उन सब के क्वेश्चन में इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब देखो जो हमें पढ़ना है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। जैसे मैंने बोला एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, कितने का? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ये कांस्टेंट हो गया। जैसे मैंने 2 केस लिखे, a = 5, a = 5x। एक यूनिफॉर्म है और एक नॉन यूनिफॉर्म है, बताओ कौन सा? A is equal to फर्स्ट वाला 5. यूनिफॉर्म, सेकंड वाला नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म है। एक और लिखता हूं, a = 5t, ये यूनिफॉर्म है। ये भी तो टाइम रुक जाता है क्या कभी? टाइम कांस्टेंट होता है क्या? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है ये। Non-uniform. अरे टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। t इक्वल, मैं पूछता हूं, चलो t = 0 पर कितना? हाँ सर। 0 t = 1 पर कितना? 5। t = 2 पर कितना? 10 10। ये बताओ t = 0 पर कितना? 5 5। 5 ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा टाइम पे, ये हमेशा 5 है। t = 1 पर, t = 2 पर, t = ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये यूनिफॉर्म है। ये x पर डिपेंड कर रहा है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है। ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है इसलिए यूनिफॉर्म है। एक और बताता हूं, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया डिफरेंस? यस सर। तो 2 Yes, sir. थोड़ा नाम लैग लिख लो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकंड लिख लो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकंड लिखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ठीक है, अब फिर फर्स्ट लिखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सर वो फिर से समझाओ ना, लैग हो रहा था इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या बोल रहे हो? क्या? फिर से समझाओ ना, वो लैग हो रहा था। हाँ, मैंने अभी तक ये बताया कि दो टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जैसे a = 5 लिखा हुआ है, मतलब ये यूनिफॉर्म में, और अगर a = 5t लिखा हुआ है तो ये नॉन यूनिफॉर्म। टाइम पे डिपेंड कर रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये किसी के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, अब लिखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थैंक यू सर। है ना, अब लिखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें लिखो इफ ए पार्टिकल मूव्स विद if a particle moves with constant acceleration, if a particle moves with constant acceleration, then it is called uniform acceleration. Then it is called uniform acceleration. And such type of motion is called uniformly accelerated motion. And such type of motion is called uniformly accelerated motion. सर एक बार फिर से रिपीट करो वो यूनिफॉर्म मोशन। If a particle move, हाँ बोल रहा हूँ, if a particle moves with constant acceleration, if a particle moves with constant acceleration, then it is called uniform acceleration. And such type of motion are called as uniformly accelerated motion. थैंक यू सर। है ना? अब इसके आगे लिखो इन सच टाइप ऑफ मोशन, जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, इन सच टाइप ऑफ मोशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, in such type of motion instantaneous velocity and displacement are calculated with the following equation, with the help of following सर वापस अरे मैं बोल दूंगा, एक बार लिखने दो सबको। in such type of motion, वापस मैं 4-5 बार बोल दूं, ठीक है? in such type of motion the instantaneous velocities and displacements are calculated with the help of following equations of motion. With the help of following equations of motion. In such type of motion, the instantaneous velocities and displacements are calculated with the help of following equations of motion. लिख लिया यहाँ तक? यस सर। तो अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, और जैसा कि आपको अगर समझ में आ गया होगा तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये कौन से मोशन में यूज करेंगे हम, किस टाइप के मोशन में यूज करेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हो तो वो कैसे सोल्व करना है वो भी देखेंगे,
अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन हो यूनिफॉर्म, ठीक है। सो जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है या एक कार है, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, आफ्टर सम टाइम मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई v, मींस इट इज हैविंग सम एक्सेलरेशन। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो मान लो है a, और ये a क्या है, ये a कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चेंज होना चाहिए। और मैंने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस बताया ना, एक बार पूछता हूं, बताओ कौन सा कांस्टेंट है, ये या फिर ये? A is equal to A is 3. equals to equals to 3. First one. अगर a equal to 3t हो तो अब अभी जो हम पढ़ने वाले वो नहीं यूज कर सकते ऐसे एक्सेलरेशन में, ठीक है, समझ में आया? सो a equal to 3 ऐसा कुछ कांस्टेंट हो, मतलब -3 हो जाए। सो इसकी वेलोसिटी u इज इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे लिख देता हूं u इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब है t equal to 0, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है t equal to 0, v इज फाइनल वेलोसिटी, मींस at t equal to t, कितने टाइम के बाद हुई, यहाँ पे t टाइम के बाद हुई, ठीक है। एंड a इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और मान लो इतनी देर में वो यहां से यहां तक उसने s डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल किया, ये s भी निकालना है। सो s इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टाइम t, समझ में आ गया? ये इतने वेरिएबल्स है। अब सबसे पहले हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे तो आपने क्लास 9th में पढ़ी है ना, क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? u plus at. बोल गए हो तो करने की जरूरत नहीं है, फिर से याद कर लेंगे, ठीक है। सो मुझे बताओ, हमने अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़े? हमने एक्सेलरेशन के ये वाला फॉर्मूला पढ़ा dv/dt, है ना। एक ये फॉर्मूला पढ़ा v dv/ds, यहाँ ds पे लिखा मैंने क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मैंने s बोला है, ठीक है, x बोलते तो dx लिख देते हैं। एक फॉर्मूला हमने v का भी पढ़ा है dx/ds/dt, ये सब पढ़े ना हमने, और ये सब वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लगाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम ये वाला एक एक करके तीनों फॉर्मूले यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a is equal to dv/dt वाला। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a is equal to dv/dt। तो dt को उधर ले जाओ तो dv is equal to क्या बन जाएगा, a dt, ये बन जाएगा ना। u is initial velocity, v is final velocity, a is acceleration, s is displacement। सब पे वेक्टर लगा दो, सब वेक्टर क्वांटिटी ना सबकी डायरेक्शन में देखनी पड़ेगी। ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? अब मुझे बताओ a कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है? कांस्टेंट। तो a तो कांस्टेंट है, देखो तो कांस्टेंट को तो बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, लेते हैं कि नहीं लेते? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई में रहेगा, dt का होगा इंटीग्रेशन, तो इधर टाइम की लिमिट लगेगी। सर एक बार फिर से रिपीट करो ना, लैग हो रही है। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहा हूं मैं, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, ये होता है ना। तो dt को एक तरफ ले जाओ, v को एक तरफ कर दो, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt, ये हो जाएगा ना। समझ में आया था? Yes sir. समझा। अब दोनों तरफ करो इंटीग्रेशन, तो इधर dt की लिमिट लगेगी, dt की लिमिट कहां से लगेगी, इनिशियल से फाइनल तक, यहां से लेके यहां तक। यहां पर टाइम कितना था, 0, यहां पर टाइम कितना हो गया, t। तो टाइम dt मतलब टाइम की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी,
0 to t, 0 से t, 0 to 2e, टी तक, ठीक है। और इधर ये डीवी, डीवी मतलब वेलोसिटी, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी डीवी, तो डीवी की लिमिट कहां से लगेगी? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, 0 to v, है ना। सो यू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यू, u to v, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। अब dv का इंटीग्रेशन होगा v और लिमिट लगेगी u से v। a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अब देखो अगर a कांस्टेंट नहीं होता तो हम ये कर पाते क्या? अभी ऐसे नहीं करते ना। no, इसलिए कांस्टेंट होगा तभी इक्वेशन जो आएगी उसी पे वैलिड होगी। और dt का इंटीग्रेशन होगा t, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, और लिमिट लगेगी 0 से t, तो ये t आ जाएगा। इधर बचा 80, इधर क्या बचेगा? लिमिट लगा दो, इधर लिमिट लगाएंगे तो बचेगा v माइनस u इज इक्वल टू 80। तो इसको ऐसे लिख सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में इक्वेशंस डिराइव करने के लिए आती है तो ऐसे ही करना है, ठीक है। समझ में आ गया? yes sir, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है Yes, जो sir. आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी। लिख लो। सर पूरा ब्लर दिख रहा है। हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बेटा तुम्हारा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे इसमें तो एकदम, तुम रिकॉर्डिंग देखोगे एकदम क्लीन दिखेगा। मेरे लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग भी चल रही है। ये रिकॉर्डिंग मैं सिर्फ तुम्हारे बैच के लिए करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बैच में ही रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आती थी, बाकी सब बैच में तो स्टूडेंट्स ही कर लेते हैं। सर कल मीटिंग किसके लिए? अंधेरी में हो क्या? अंधेरी सेंटर से बोल रहे हो? क्या नाम है? सर मैं बोरीवली सेंटर में हूँ, पर मेरे को पता नहीं अंधेरी वाले ग्रुप में डाला है, BA1 में डाला है। हाँ, अभी बोरीवली का ग्रुप नहीं बना है, अभी सब बोरीवली अंधेरी वाले अंधेरी ग्रुप में ही है। हाँ ठीक है सर। लिख लिया? डन सर। डन सर। देखो ये डेरिवेशन आपके स्कूल एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आना चाहिए आपको इसका डेरिवेशन करना, ठीक है। अब डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सेकंड के लिए ये वाला करेंगे, ठीक है। सो हमें बताया v इज इक्वल टू क्या होता है, ये सब फॉर्मूले पता होना चाहिए। v इज इक्वल टू क्या होता है? ds by dt, ये होता है ना v इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू होता है ds by dt। अब ds को एक तरफ करो और v को एक तरफ करो, सो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v dt, ये हो जाएगा, है ना? यस। और हमने अभी पढ़ा था Yes, v इक्वल टू होता है u प्लस 80, ये अभी हमने पढ़ा था, ये भी डिराइव किया ना, v इक्वल टू तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस 80 dt, ठीक है। समझ में आ गया? अब करो इंटीग्रेशन। यस सर। क्या क्या
अब करो इंटीग्रेशन, तो इधर किसकी लिमिट लगेगी? इधर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इधर टाइम की लगेगी और इधर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो टाइम कहां से कहां तक शुरू हुआ? 0 से t तक। 0 से t। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ था? 0 से s तक। यहां से यहां तक चला ना, तो शुरू में 0 था, बाद में s हो गया। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ds का इंटीग्रेशन होगा s और लिमिट लगेगी 0 से s, तो s ही आएगा इधर। डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इस इक्वेशन से हमें। फॉर्मूला पता होगा ना, s ut + ½ at स्क्वायर, वही प्रूव कर रहे हैं। अब u और dt मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो u तो कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, तो क्या बचेगा? ut, और लिमिट लगाओगे 0 से t, तो t आएगा, है ना? प्लस अब इसका करोगे at dt का, तो a तो कांस्टेंट है और t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t²/2। यस सर। t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t²/2। तो यहां पे बचेगा t²/2, लिख देंगे तो होगा ½ a t²। ये आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रखना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन है v u + at, सेकंड इक्वेशन है s ut + ½ at²। ठीक है, सर सेकेंड लास्ट स्टेप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ करूँगा ना। मतलब इससे ये वाली स्टेप ना, हाँ सर। इसको चाहो तो तुम एक बार और आगे बढ़ा दो, u dt लिख दो इसको और इनको स्प्लिट कर दो और इसको लिख दो at dt। ठीक है, और लिमिट कितनी है? 0 से t तक। लिमिट कितनी है? 0 से t तक। अब बताओ u तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t होगा सर। t, लिमिट लगाओगे 0 से t तो t आएगा, t पर लिमिट लगाओगे t - 0 तो t आएगा ना। अरे बोल दिया करो यस नो। यस सर। तो u * t, ut आएगा प्लस a तो कांस्टेंट है तो a को लिख दिया मैंने, a यूनिफॉर्म है, शुरू से बात ये चल रही है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो a तो कांस्टेंट है और t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t²/2, तो हो गया ½ at²। समझ में आया? आ गया? यस सर। डन सर। हटा दो क्या? नो सर। वेट। हटा दो सर। अब थर्ड इक्वेशन बनानी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये डेरिवेशन के लिए तीनों काम में आ जाएंगे, तीनों से एक एक इक्वेशन निकल जाती है। तो थर्ड इक्वेशन, जब भी डेरिवेशन करना भूल जाओ तो ये तीनों याद कर लो, इन तीनों को इंटीग्रेट करो, सारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमें पता है, a = क्या होता है? v dv/ds। a तो कांस्टेंट है तो ds को कांस्टेंट के पास ले जाओ, तो एक तरफ तो बचेगा v dv और एक तरफ बचेगा a ds, है ना? अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इधर किसकी लिमिट लगेगी? 0 से s। 0 से s,
इधर किसकी लगेगी v की, u से v, तो v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा v²/2। v²/2। ये सब करने के लिए तो हमने सब पहले पढ़ लिया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब पहले से आता है। क्यों पढ़ा था, ये सब करने के लिए। v²/2 लिमिट u से v, a तो कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन s लिमिट लगेगी 0 से s, तो s ही बचेगा, है ना। ये स्टेप समझ में आ गई, यस नो बोल दो, समझ में आ गई क्या स्टेप? यस सर। यस सर। नो किसी ने बोला है क्या, मैंने सुना नहीं सर। एक बार वापस समझाना क्या, एक बार और देखो इधर, v का इंटीग्रेशन जैसे x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 x dx का, तो v dv का क्या होगा v²/2। लिमिट अभी लिमिट लगाई नहीं, लिमिट सिर्फ लिखा है मैंने u से v। इधर a कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा x, लिमिट भी लगा दी यहां, तो 0 से a से तो a ही आएगा। समझ में आ गया देवेश? अब देखो 20, अब इसमें लिमिट लगाओ, ऊपर लगेगा 20 v²/2 माइनस लोअर लिमिट u²/2 अपॉन इज इक्वल टू as, तो 2 कॉमन होके इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये थर्ड इक्वेशन पढ़ी है ना, ये वाली इक्वेशन भी। यस सर। यस सर। देख लो, डन सर। डन। एक मिनट, एक मिनट रुको। डन सर। डन। हटा दो। यस सर। एक एक्स्ट्रा फ्री में मैं दे रहा हूं तुम्हें एक और इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। कभी कभी काम में आ जाती है, जैसे एग्जैक्ट एकदम जरूरी नहीं कि करो इसे, बट कभी कभी काम में आ जाती है। फोर्थ इक्वेशन भी याद रखना है आपको। देखो सेकंड इक्वेशन क्या थी, s is equal to ut plus half at square, ये थी ना सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v is equal to u plus at, है ना। अब यहां से अगर मैं a निकालूं तो क्या आएगा, v minus u upon t, ये आएगा v u उधर गया, v minus u upon t, ये आ गया a। अब इस a की वैल्यू यहां पुट करो सेकंड इक्वेशन, तो s is equal to क्या बचेगा, ut plus half v minus u upon t into t square। a की जगह मैंने ये लिख दिया, एक t से एक t कैंसिल, तो यहां तक समझ में आ गया। यस सर। अब देखो और थोड़ा सा सोल्व करते हैं। s वेक्टर इज इक्वल टू ut, अब
t को अंदर मल्टीप्लाई करो और इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो क्या बचेगा प्लस हाफ vt माइनस हाफ ut ये बचा यस सर। अब ut में से हाफ ut गया तो कितना बचा हाफ यूटी हाफ ut बचा तो कितना बचा हाफ ut प्लस हाफ vt तो हाफ कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा u प्लस v बाई 2 इनटू t ये भी एक फॉर्मूला है इसे बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। मान लो आपको ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और टाइम डायरेक्ट गिवन है तो इसमें पुट करो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अदरवाइज तो क्या करोगे u और v से आप a निकालोगे u और v से a निकालोगे फिर a को सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। बट अगर आपको डायरेक्ट ही निकालना है तो इसमें पुट कर दो a मत निकालो u और v इस इक्वेशन में पुट करो डायरेक्ट a आ जाएगा। ठीक है अब देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमें पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है s टोटल टाइम कितना है t है ना एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम ये हो जाएगा ना यस सर। तो इसको इससे कंपेयर करो तो s की जगह s है t की जगह t है इस एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या है एवरेज वेलोसिटी की जगह ये आ गया u प्लस v बाई 2। तो अगर मान लो ऐसे भी अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है फाइनल वेलोसिटी इतनी है तो एवरेज बताओ तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या हर जगह यस u हर जगह नहीं लगा सकते हर जगह नहीं लगा सकते कब लगा सकते जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ये सब हम पढ़ रहे हैं ये सारी इक्वेशंस कब वैलिड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक है एक लोग फिर ट्यूशन करेंगे इसके एक दो डन सर। एक सेकंड क्लियर एक मिनट यस सर। यस सर। रुक जाओ एक मिनट
हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन करते हैं इसमें। सर डायग्राम निकाले। क्या डायग्राम? देखो ये एक ब्रिज है, इस पर ट्रेन चल रही है, इसकी ट्रेन पर आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ट्रेन की लेंथ है 75 मीटर, ठीक है, ये ब्रिज है और ब्रिज की लेंथ है सर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 300 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ट्रेन की लेंथ है 75 मीटर, ब्रिज की लेंथ है 300 मीटर। हमें बताना है फाइंड टाइम टू क्रॉस द ब्रिज, फाइंड टाइम टू क्रॉस द ब्रिज। बताओ चलो कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को क्रॉस करने में। मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नहीं, बताओ है या नहीं? है सर। है ना, A=2 मतलब कांस्टेंट ही हुआ ना, तो अब फिर माइंड में आना चाहिए कि इसमें तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लग जाएगी, इसमें तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगी जाएगी। तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी? सेकेंड वन। सेकंड वाली। थर्ड क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ना। सेकेंड वन। सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन में क्या है? देखो u पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक्सेलरेशन पता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 375 मीटर। अब इसमें किसी को अगर डाउट आ रहा है कि 300 है या 375, तो सोचो अगर ये ट्रेन 300 मीटर चलेगी तो ब्रिज के आगे निकल जाएगी या ब्रिज पर ही रहेगी? ब्रिज पर ही रहे। ब्रिज पर मीटर के बाद तो ड्राइवर वाला आगे, इंजन वाला आगे निकलने लगेगा, पूरी ट्रेन तो ब्रिज पे ही खड़ी है। तो पूरी ट्रेन को क्रॉस करना है तो कितना चलना पड़ेगा? 375। 300 प्लस 75 मतलब कितना? 375। और क्या पूछा है? टाइम। तो बताओ ये सब कौन सी इक्वेशन में आते हैं? SUAT सेकंड में आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें तो मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो सेकंड इक्वेशन को मैग्नीट्यूड में से लिखेंगे S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। S कितना? 375, U कितना? 10 T प्लस हाफ A कितना? 2। सब वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, समझ में आया सबको? 2 से 2 कैंसिल, तो t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 375 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सोल्व करने आती है क्वाड्रेटिक, कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखो इसमें स्प्लिट हो रहा है, अगर स्प्लिट नहीं होता है तो वो एक और फॉर्मूला है, वो भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें तो स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होगा तो कैसे स्प्लिट होगा? t स्क्वायर प्लस 25t माइनस 15t माइनस 375 इज इक्वल टू 0। इसमें 25 टू 15 करो 375 ही आएगा, है ना। समझ में आ गया क्या? यस सर। तो इधर से t कॉमन लेंगे तो बचेगा t प्लस 25, इधर से माइनस 15 कॉमन लेंगे तो बचेगा t प्लस 25 इक्वल टू 0। t प्लस 25 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा t और इधर बचेगा माइनस 15 इक्वल टू 0।
तो t की दो वैल्यू है, एक तो आया 15 सेकंड और एक आया -25 सेकंड। कौन सा आंसर सही है? 15 माइनस में दो जाएंगे तो आंसर इज 15 सेकंड। समझ में आ गया? यस सर। तो ऐसे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा दी। डन सर। डन, सब लिख लो। नो सर। डन, डन सर। यस सर। यस सर। नो सर। ओके लिखो। डन सर। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। A car moving with बोलू, a car moving with हाँ सर बोलो। a car moving with uniform acceleration, a car moving with uniform acceleration crosses a point A, crosses a point A with speed v1, crosses a point A with speed v1 and another point B with speed v2 with सर speed पॉइंट बी v2 के बाद with speed v2 with speed v2। फिर से बोल रहा हूँ, a car moving with uniform acceleration crosses a point A with speed v1 and another point B with speed v2। लिखा है यहाँ तक? यस सर। Find speed of car at midpoint of A and B. Find speed of car at midpoint of A and B. सर एक बार रिपीट करेगा। A car moving with uniform acceleration crosses a point A with speed v1 and another point B with speed v2. Find speed of car at midpoint of A and B.
देखो एक कार चल रही है, मान लो कार जा रही है, ठीक है, ए पॉइंट पर ये कितनी स्पीड से निकली, v1 की स्पीड से। ए पॉइंट पर स्पीड ऑफ द कार वाज v1, बी पॉइंट पर इसकी स्पीड थी v2, ये बी पॉइंट से। एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म है, मतलब सर इसका कांस्टेंट है। आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। ये आया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट इक्वेशन में गिवन है, मतलब मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं, इसलिए गिवन है। समझ में आया? अब इसके मिड पॉइंट पर पूछा है, ये है मिड पॉइंट, यहां पर इसकी कितनी स्पीड होगी ये पूछा है। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अब देखो मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल ही होगी। इसको मैं एस बोल देता हूं, तो ये भी एस ही होगा। मुझे पता नहीं, मैंने एस मान लिया। इस मिड पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं? सी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, फ्रॉम फर्स्ट लगाओ, फ्रॉम ए टू सी। अब देखो जब इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड वाली इक्वेशन लगानी है तो कौन सी होती है? थर्ड वाली। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में दोनों स्पीड आती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना? सो a से c तक थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा मैं, तो फाइनल स्पीड कितनी है? v स्क्वायर। इनिशियल स्पीड कितनी है? v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन मैंने माना a, और डिस्टेंस कितनी है? s। समझ में आया? फर्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम a टू c। अरे बोलो, आया कि नहीं आया? हाँ सर समझा। यस सर। अब फ्रॉम सी टू बी लगाओ, ए से सी लगाया, अब सी से बी लगाओ। ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें आने लग जाएगा। ये मैं सोच रहा कि क्यों नहीं आया, तुम्हें पता लगने लग जाएगा। अच्छा, इक्वेशंस ऑफ मोशन की प्रैक्टिस करेंगे अपन बहुत सारे, तो ये सब क्वेश्चन फिर सॉल्व होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या है? सी टू बी, मतलब बी फाइनल है, तो बी पर स्पीड क्या है? v2 स्क्वायर, v का स्क्वायर, और इनिशियल स्पीड क्या है? c पर, वो होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक्सेलरेशन भी a है और डिस्टेंस भी s। ये इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोलते हैं इक्वेशन सेकंड। समझ में आया क्या? अब देखो 2as की वैल्यू ये है, तो ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा? v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, 2as की जगह लिख दूं मैं v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है? v निकालना है ना, तो v स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 2v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो 2v हो जाएगा, इधर बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2, तो अंडर रूट लेंगे तो v आ जाएगा। ये आंसर है। समझ में आया? यस। देख लो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डन सर। डन सर। डन। अब देखो, एक तो मैं तुम्हें जो भी होमवर्क दूंगा वो करना तो है ही। इसके अलावा आज के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा वो सारे क्वेश्चन तुम खुद से सोल्व करोगे। कौन कौन से क्वेश्चंस? एक्सेलरेशन वाले 2 क्वेश्चन कराए थे, वो घर जाके खुद से सोल्व, मतलब क्लास के बाद खुद से सोल्व करो। उसके बाद मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन कराए, वो खुद से बिना देखे सोल्व करो। उसके बाद आज 2 क्वेश्चंस कराए, ये भी बिना देखे सोल्व करो, तब जाके थोड़ा सा मजा आएगा अगली क्लास में। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। ये आज का पूरा लेक्चर रिवीजन करना है तुम्हें खुद से, बिना देखे पेन से सोल्व करना है, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए और डेरिवेशन, ये होमवर्क तो तुम्हारा है ही। इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, ठीक है? ओके सर। यस सर। यस सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। कर दो, लिख लिया सबने? थैंक यू सर। बाय। यस यस सर। बाय सर। थैंक यू थैंक यू सर। बाय सर। सर। थैंक यू सर।